Hello and welcome to Management Nazariya. In today's video, we are going to discuss about requirements of effective direction. So what is requirements of effective direction? It is basically the necessity or the necessary capabilities or abilities that should be present in an individual who is doing the supervision or who is at supervisory level as to how does he take work from his or her subordinates. Okay, so let's get started and understand the points. So these are your requirements of effective direction. We have 5 points here. The first one reads out as unity of command. The most commonly used principle of management. Yes, we all have studied principles of management in my previous videos. You can go in the playlist and watch them. So it is the most commonly used principle of management, that is your unity of command. It implies that the subordinates should receive orders or instructions from one superior only. It doesn't mean that I will also, suppose you have parents in your house, your mother and your father. Your father insists you that you should study 4 hours a day, while your mother insists you कि बेटा 2 घंटे ही पढ़ो, but it should be effective. It should be 100%. So both are your elders. You listen to both of them. So now you are confused कि पापा के advice को importance दिया जाए कि मम्मी के advice को. So that is basically the thing, right? The same happens with the subordinates. Now अगर एक से ज़्यादा लोग उनके ऊपर हुक्मबाजी करेंगे तो वो बेचारे confuse हो जाएंगे और काम पूरा खिचड़ी हो जाएगा. It will be a flop game there. Okay. Hence command एक ही इंसान को देना चाहिए. That is the most important requirement when you have to do an effective direction in order to achieve a certain goal. Okay. Your second point is balancing objectives. Balancing. What is balancing? बराबर करना, इक्वल करना. अगर आपने वेइंग मशीन देखा होगा, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए हैं, बट पहले वो जो होता था जहाँ पे वेट रखते थे एंड देन यूज टू पुट योर प्रोडक्ट ओवर देयर और फिर उसको बैलेंस करके वो आपको भाजी वाला या फ्रूट वाला देता था आपको जो भी आप परचेज कर रहे हो. तो वो जो बैलेंसिंग होता है ना, बराबर करना थोड़ा, दैट इज बेसिकली योर सेकेंड वन, दैट इज बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव. आप सोचोगे वो बैलेंसिंग तो समझ में आया जो तराजू पे किया जाता है. ये बैलेंसिंग क्या है? तो ये बैलेंसिंग है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं. सही बात है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट? उसके गोल के कारण वो है वहाँ. सेकेंड होता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट डू यू वांट एज अ पर्सन? ठीक है, किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को बहुत स्टेटस चाहिए, किसी को धीरे धीरे अचीव करते करते अपने गोल की तरफ पहुंचना है, किसी को एक एमएनसी शुरू करनी है. तो सबकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है. तो सुपरवाइजर को ये समझना है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के ऑब्जेक्टिव को बैलेंस करे. तो अब वो ये करे कैसे? वो क्या कर सकता है? अपने एम्प्लॉयज को हायर पे ऑफ सैलरी, इंसेंटिव पेमेंट्स, प्रमोशन, ऐसी छोटी छोटी लालच देके अपना काम करवा सकता है. लालच मतलब मत समझो कि सब लालची हैं, बट ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स मनी फॉर देयर लिविंग. सो यू कैन टेक एन एग्जांपल. सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन सेल में है एंड उसका ऑब्जेक्टिव है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स जो है वो 150% ग्रोथ होना चाहिए. तो अगर 150% ग्रोथ करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एम्प्लॉय जो सेल्स डिपार्टमेंट में है उसके सर पे एक प्रेशर आ जाता है कि ही हैज टू कंप्लीट दैट गोल, राइट? उसका इंडिविजुअल गोल या इंडिविजुअल जो काउंट ऑफ सेल होता है कि आपको इतने प्रोडक्ट बेचने हैं रोज, उसको आपको इंक्रीज करना है. सही बात है. तो अगर आप उसको यूं ही बोल दोगे तो वो क्या करेगा? मन में गालियां देगा. इतना काम करवाते और पैसे भी नहीं देते हैं, पैसा इतना ही दे रखा है, इतना दौड़ा रहे हैं. तो वो क्या करेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा. तो आप क्या करोगे? जादू की छड़ी चलाओगे. वो जादू का छड़ी क्या होगा? बोनस. आप उनको बोलोगे कि जितने 10 सेल्स के ऊपर आपको 20% कमीशन मिलेगा. वो कमीशन जो होगा वो होगा आपकी जादू की छड़ी. उनको पैसे चाहिए, आपने उनको पैसे दे दिए.
ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स बढ़ाना है, सेल्स भी बढ़ गया, तो क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स. देन यू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इज द व्हीकल ऑफ डायरेक्शन. वो एक वाहक है. कम्युनिकेशन आप रिटन भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो. बहुत सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन का, जैसे कि आप सीधा हुक्मबाजी करो कि 20 प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड, ये भी एक हो गया. या आप एलोकेट कर दो कि ये काम आपको आज अपने दिन में कर देना है, ठीक है. या एक्सप्लेन करो कि ये ऑब्जेक्टिव्स है, आपको ये चीजें करनी है, दिस इज योर ड्यूटी, सो यू शुड डू इट. सो क्या है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें दोनों बात करने चाहिए. इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि द सुपरवाइजर इज जस्ट सेइंग एंड सेइंग एंड सेइंग और बेचारा सबऑर्डिनेट कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बोथ शुड स्पीक, बोथ शुड अंडरस्टैंड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है. सो हेंस कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर इफेक्टिव डायरेक्शन. अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, काम बेस्ट होगा. कम्युनिकेशन बुरी रहेगी, काम बर्बाद होने के 200% चांसेस फिट है, ठीक है. देन यू हैव योर the fourth one, that is your personal contact. Quality direction depends on face-to-face contact with the subordinates. Personally knowing a subordinate makes a difference in managing subordinates. Personal contact ensures employee loyalty. अगर आप पर्सनली किसी के साथ हो, नॉट रिलेशनशिप, वहां मत चले जाना, किसी के साथ वो नहीं मैं बात कर रही हूँ. इट्स लाइक I am your supervisor, but I always keep on conversing with you. I keep talking to you, right? So when I talk to you, when I converse with you, so I basically know, right, कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा. I have that rough idea in my mind. You are comfortable communicating with me. So होता क्या है, जब आप पर्सनली इन कॉन्टैक्ट होते हो, पर्सनली जानते हो, तो लॉयल्टी बढ़ जाती है. एग्जाम्पल दूं, आप लोग सब कॉलेज जाते हो, यू मस्ट बी हैविंग योर फेवरेट प्रोफेसर, राइट. तो उस फेवरेट प्रोफेसर के साथ कैसा रिश्ता होता है, शी और ही टॉक्स टू यू दैट फ्लुएंटली दैट कि हाँ वो प्रोफेसर की डिग्निटी तो है, बट एट द सेम टाइम यू हैव अ टाइप ऑफ फ्रेंडशिप बॉन्ड वेयर यू कैन शेयर योर लाइफ विद देम, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, एंड दे गिव यू फीडबैक कि ऐसे नहीं, ऐसे करोगे बेटा तो यू विल परफॉर्म बेटर, या ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है. तो उसमें होता क्या है, द लॉयल्टी इंक्रीजेस विद दैट टीचर. अब उस टीचर का जब एग्जाम भी होगा ना, जो सब्जेक्ट जो वो पढ़ाती है उसका एग्जाम होगा, यू विल सी टू इट दैट यू परफॉर्म बेटर. क्या है ना, इज्जत पे बात आ जाती है, अच्छा मार्क्स आना चाहिए, बिकॉज वाई, शी इज योर फेवरेट टीचर, यू अल्टीमेटली लाइक द सब्जेक्ट एंड सो यू विल परफॉर्म बेटर, राइट. सो वो पर्सनल टच जब एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन में आता है ना, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द लॉयल्टी एंड हेंस इट गिव्स मोर देन सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. देन यू हैव योर लास्ट पॉइंट, दैट इज फॉलो अप या फॉलो थ्रू. फॉलो अप या फॉलो थ्रू कैसे करते हो, डायरेक्शन इज बेस्ड अपॉन रेगुलर व्यूज, मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. फॉलो अप इज बेसिकली यू कीप अ ट्रैक, कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इज इट अ प्रॉब्लम फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या उसके पर्सनल लाइफ में कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है. तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करवाना है, ये सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है. और सुपरवाइजर के साथ जब एक सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट्स अच्छे से काम करते हुए आगे जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश होता है. तो ये दोनों की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है together to come together and work for the organization, give 100% towards it. So this was all about your effective direction, and the topics related to direction is over. Now we will start with new topic from the next videos. Okay, I hope you understood all these points. If you have any sort of doubts कि ये क्यों या वो क्यों, you can comment all below always. I will solve your doubts. Thank you for listening to this video. Never stop thinking and keep innovating.